दिन के सबसे बड़े मुद्दे पर सबसे बड़ी बहस दंगल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं साहिल जोशी। बिहार में 20 नवंबर को नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण होता है। एक दिन बाद मंत्रालयों का बंटवारा होता है और उसी दिन से सबसे बड़ी बहस भी शुरू हो जाती है कि क्या बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी ही एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। सवाल इसलिए भी है क्योंकि नीतीश कुमार के पास पहली बार गृह विभाग नहीं रहेगा और बीजेपी के सम्राट चौधरी के पास इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। बिहार की सियासत के लिए यह कोई सामान्य घटना नहीं है क्योंकि 2005 से लेकर 2025 चुनाव तक गृह विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही रहा। विपक्ष ने भी सवाल उठा दिया है कि बिहार में बीजेपी के इस खास गृह प्रवेश के बाद नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के लिए मुख्यमंत्री रह गए। कहा यह भी जा रहा है कि सीएम पद भारतीय जनता पार्टी ने जेडीयू को तो दे दिया है, लेकिन बदले में सख्त बार्गेनिंग भी की। और आज दंगल में हम बहस इन्हीं तमाम सवालों के आसपास करेंगे, जिसमें हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में 20 नवंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सम्राट चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली तो किसी ने सोचा नहीं होगा कि पद के नाम पर उन्हें सीधा गृह मंत्रालय का जिम्मा मिलेगा, वो विभाग जो सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास ही था। पहली बार ऐसा हुआ कि नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास नहीं रखा। बिहार में मंत्रालय के बंटवारे के बाद अब ये नया संदेश और संकेत भी मिल रहा है कि बीजेपी साफ तौर पर ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ रही है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हों, लेकिन सत्ता की पकड़ बीजेपी के हाथों में है। बिहार में बीजेपी के कोटे से 14 मंत्री बने हैं। गृह मंत्रालय बीजेपी को मिला। इस बहाने विपक्ष का हमला भी शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं ने कहा कि बीजेपी नीतीश कुमार को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही है। बिहार में एनडीए गठबंधन पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रहा है और गृह विभाग हो या कोई भी अन्य विभाग, सभी विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशन पे ही काम करते हैं। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो भरोसा हम लोग पे किया है, हम लोग मुख्यमंत्री जी के उस भरोसे पे कैसे कायम रहे और मुख्यमंत्री जी के जो विजन है उस विजन को लेके कैसे आगे बढ़े, इसके दिशा में हम सभी मंत्री काम करेंगे। बीजेपी ने मजबूरी का किया और आपको पता है कि बीजेपी लगातार नीतीश कुमार जी के खिलाफ साजिश रच रहे। आप उठा के देखिए तो आपको पता चलेगा। बीजेपी के एजेंडे में ही था यह चुनाव बीजेपी का होगा, नीतीश कुमार जी का नहीं होगा। नीतीश कुमार जी एक मोहरा थे। विपक्ष का सवाल वाजिब भी है क्योंकि कहा जा रहा है कि बार बार अधिक सीटें आने के बाद भी अगर बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए दबाव नहीं बना रही तो बदले में पार्टी ने जेडीयू से सख्त तोलमोल करते हुए गृह मंत्रालय का विभाग अपने पास ले लिया है। आम भाषा में बीजेपी ने जेडीयू के साथ हार्ड बार्गेनिंग की है। ये तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का, और किस मंत्री को कौन विभाग मिलेगा, कौन डिपार्टमेंट अपने पास होगा, वो तो विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री जी का। जो निर्णय उन्होंने लिया उसका मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग पहले ही से कह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार इस बार चेहरा रहेंगे और सारा खेल भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे को सामने रख करके खेलने का कार्य करेगी। और आज जिस तरह से सम्राट चौधरी जी को उप मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्रालय मिला, यह स्पष्ट संकेत है कि जनता दल यू और एनडीए की राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चलेगी। सम्राट चौधरी ने भी बिहार के गृह मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए बड़े साफ शब्दों में कह दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था के हालात और उसे बेहतर करने पर अब कोई समझौता नहीं होगा। बिहार में सुशासन है, बिहार में एक व्यवस्था कड़ी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। उस व्यवस्था को पूर्ण रूप से स्थापित किया जाएगा। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खेल नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना हो। सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही एक्शन भी शुरू हो चुका है। बेगूसराय में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई और शातिर अपराधी शिवदत्त राय का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। सवाल ये भी है कि क्या देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के प्रचार के दौरान ही इसकी वानगी अपने बयानों के जरिए दे दी थी कि सम्राट का कद नतीजों के बाद और बढ़ने वाला है। आप भरोसा रखिए, सम्राट जी को प्रचंड बहुमत से जिताइए
मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी बनाएंगे। बेशक जेडीयू इस फैसले को नीतीश का विशेषाधिकार बता रही है, लेकिन सियासत में हर फैसले का कोई न कोई मतलब जरूर होता है। क्या बिहार में अब बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में आ चुकी है, या सम्राट चौधरी को किसी और भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है? आज तक ब्यूरो। तो आखिरकार अब सम्राट चौधरी बड़े आदमी बन ही गए। जिस तरीके से अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था वो गृह मंत्री बनेंगे, और पहली बार ऐसा होगा कि जनता दल यूनाइटेड के 20 साल में पहली बार ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग नहीं होगा। इसके क्या मायने निकल सकते हैं? क्या इसे सरल तरीके से देखना चाहिए? क्या मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है? और क्या इसके बाद अब बिहार की राजनीति एक बार फिर करवट ले सकती है? तमाम मुद्दे उस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। करुणा सागर, कांग्रेस के प्रवक्ता, इस चर्चा में शामिल होंगे। राजीव रंजन, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भूमिका रखेंगे, और प्रोफेसर सुबोध मेहता, आरजेडी के तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष भी, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन ये खास रिपोर्ट आपने देख ली, लेकिन जिन 3 सवालों के आसपास, जिसका हम जिक्र हमेशा करते हैं, जिसके आसपास हम ये चर्चा करेंगे, उसके सवाल मिलना बहुत अहम है। और पहला सवाल हमारा यह रहेगा कि क्या बिहार में अब बीजेपी ही एनडीए के बड़े भाई की भूमिका में नजर आ गई है? क्योंकि सिर्फ नंबर से अब वो नंबर 1 पर नहीं है, तो बड़े विभाग भी उनके पास चले गए हैं। दूसरा सवाल, सीएम पद के बदले बीजेपी ने जेडीयू से बड़े मंत्रालयों का सौदा किया है, या जो लेन देन होती है एक तरीके से कि आपके पास मुख्यमंत्री पद जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, उस पर बीजेपी ने बाजी मार ली है, या उसने ये ले लिया है। तीसरा सवाल कि क्या सम्राट चौधरी को भविष्य के लिए किसी और बड़ी जिम्मेदारी के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयार किया जा रहा है? यह हमारे अहम सवाल है। इससे हम शुरुआत करना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, गृह विभाग की खासियत, अहमियत आप पूरी तरीके से समझते हैं। आपको याद होगा 2022 में मुख्यमंत्री पद तो आपने एकनाथ शिंदे को दे दिया था, लेकिन उसके साथ साथ यह इंश्योर किया था कि गृह मंत्री और बाकी सारे अहम विभाग ये बीजेपी के पास रहेंगे, देवेंद्र फडणवीस के पास रहेंगे। यहां भी इसी तरीके की स्थिति देखी जा रही है। देखिए साहिल जी, ये तो संवैधानिक तौर पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वह किसको कौन सा विभाग किस मंत्री पर विश्वास पूर्वक दे। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गृह मंत्रालय का जो बंटवारा आदरणीय सम्राट चौधरी को किया, यह आदरणीय नीतीश कुमार जी का अपना विशेषाधिकार है, और अपने जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण का की एक सम्यक नीति इन्होंने अपनाई है, और उसके आधार पर किया है। पिछले सरकार में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वित्त मंत्रालय दे रखा था, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को। इस बार वित्त मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास गया है। तो किस विभाग में किस मंत्री से किस तरह का परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं, ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उसके अनुकूल उन्होंने निर्णय लिया है। अब उस पर छिद्रान्वेषण करने का काम जो है विपक्ष का है, साथ में जो है मीडिया भी उस छिद्रान्वेषण में शामिल हो सकती है। तो छिद्रान्वेषण जारी है। जो लोग कल तक कह रहे थे राष्ट्रीय जनता दल वाले कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाले हैं, आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो करे नहीं साहब गृह मंत्रालय से ले लिया। बड़ा पसंद आया प्रेम शुक्ला, छिद्रान्वेषण को कहना है। नहीं, मुझे आपका शब्द बड़ा पसंद आया, छिद्रान्वेषण, ये जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया है बड़ा पसंद आया मुझे ये शब्द। लेकिन ये बात भी तो आप समझते हैं ना, मतलब आप भी तो पत्रकार रहे हैं, आप भी राजनीति बहुत नजदीक से देखते हैं। कुछ ना कुछ तो कारण होगा कि भाई गृह विभाग अपने पास रखने का। गृह सबसे ताकतवर विभाग माना जाता है, आपको पता है कि लोगों पर इसका असर पड़ता है ना? तो कुछ तो कारण होगा कि नीतीश कुमार ने 20 साल से मुख्यमंत्री रहते हुए गृह विभाग अपने पास रखा था। कुछ तो कारण होगा साहिल जी। राज्य के कैबिनेट के फॉर्मेशन में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो मुख्यमंत्री स्वयं है। गृह विभाग के भी किसी निर्णय को अगर मुख्यमंत्री पलटना चाहे तो क्या उनके अधिकार में नहीं है? क्या है उनके अधिकार में। तो मुख्यमंत्री किस व्यक्ति से कौन सा काम लेना चाहते हैं, किस मंत्री को कौन सा दायित्व देना चाहते हैं, ये उनका विशेषाधिकार है। उस आधार पर उन्होंने गृह विभाग अगर आदरणीय सम्राट चौधरी को सौंपा है तो उनके मन में बिहार को लेकर कुछ योजनाएं होंगी। कानून एवं व्यवस्था को जो है और बेहतर करने के लिए उनके मन में कुछ योजनाएं चल रही होंगी। तो आदरणीय नीतीश कुमार योजनाएं नीतीश कुमार के मन में चल रही है या बीजेपी के मन में चल रही है, इसका खुलासा तो कुछ साल के बाद ही पता चल पाएगा कि आगे के लिए क्या योजनाएं चल रही है। लेकिन प्रोफेसर मेहता,
क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो बन गए, ये बात तो ठीक है। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि चुनाव के पहले कह रहे थे कि आप नीतीश कुमार को देखिए मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएंगे। अब मुख्यमंत्री बन गए एक बार फिर, अब आप कह रहे हैं कि देखिए गृह विभाग इनके पास नहीं है। यानी हो गई सरकार, हो गई, चला रहे हैं सरकार, मुख्यमंत्री बन गए वो, अब भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है? साहिल जी देखिए, अभी शुक्ला जी ने अपने जवाब में ही इसका आंसर दे दिया। माननीय मुख्यमंत्री के पास ये गृह विभाग था पिछले 20 सालों से, ये यहाँ वहां से लेके नहीं दिया, अपने पास उनको छोड़ना पड़ गया। जहां तक बात रही कि क्यों ऐसा किया, देखिए लगातार राष्ट्रीय जनता दल ने कहा है कि अपराध के आंधी में सुशासन जो है उड़ चुका था और लगातार यहाँ हत्याएं हर दिन हो रही थी और बलात्कार हो रहा था। कॉमनल वायलेंस में दूसरे स्थान पे था बिहार, और दारू जो बंद हुआ था, जो 13% लोग दारू पीते थे, बढ़कर जो है शराब 17% लोग पीने लगे। बॉर्डर सुरक्षित नहीं थी। इन सब बातों को लेके हमने मुद्दा उठाया। अब हम लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आई और नीतीश कुमार जी से ये मंत्रालय जो है ले लिया गया, पहली बात। दूसरी बात, अब हम सम्राट चौधरी जी पर आते हैं। देखिए 1999 में ये मंत्री थे बिहार में, और नवंबर का ही महीना था। सूरजभान गवर्नर थे उस वक्त बिहार के, जो बीजेपी के थे, लीडर थे और गवर्नर भी बाद में हुए थे। उन्होंने जो है समता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इल्जाम के ऊपर सम्राट चौधरी को मंत्रालय गंवाना पड़ा था। वहां से जो है जेल का सफर, फिर बेल का सफर, और बाद में अब जो है बहुत बड़े आदमी बन गए हैं अमित शाह के अनुसार, और कब तक बने रहेंगे ये समय बताएगा। जहां तक बात रही कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ी वर्चस्ववादी की तरह बिहेव कर रही है, तो जी मैं यही कहना चाहूंगा कि सम्राट चौधरी जो है अशोक सम्राट के वंश से आते हैं, और जो मूल्य है, जो है आइडिया ऑफ इंडिया है सम्राट अशोक के जो चक्र में, उसमें जो है बहुजनवादी प्रक्रिया है, बहुजनवादी हिताय, वेलफेयर ऑफ ऑल, द हैप्पीनेस ऑफ ऑल है। और दूसरी तरफ सावरकर के माध्यम से जो सावरकर साहब ने जो पुष्पमित्र सुंग को जो है बहुत बड़ा आदमी माना है, जो कि मौर्य वंश का खत्म किया है, तो सम्राट चौधरी पे दोनों कंधों पे बहुत बड़ा वजन है। एक तरफ सम्राट अशोक के मूल्यों को बचाना है, आइडिया ऑफ इंडिया को बचाना है, और दूसरी तरफ सावरकर साहब को भी बैलेंस करना है। तो सम्राट चौधरी जी को आज मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय जनता दल का जो कथनी था कि अपराध के तूफान में उड़ गया है सुशासन, इस बात पर भारतीय जनता पार्टी ने मानी और नीतीश कुमार जी का जो है होम मंत्रालय लेकर भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द किया। तो मतलब आप कह रहे हैं दरअसल की सुशासन को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, तो आखिरकार बीजेपी ने अपने पास ले लिया गृह विभाग, यही आप कहीं ना कहीं कहने की कोशिश कर रहे हैं? तो मैं तो लगातार हम लोगों ने कहा है कि ठीक है, लेकिन ये बात भी तो देखनी पड़ेगी ना कि देखिए जो भी है, आप पहले तो ये भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश कुमार, लेकिन बन गए। अब आप कह रहे हैं कि गृह विभाग ले लिया, लेकिन ठीक है, कई बार इस तरह की चीजें होती है। लेकिन एक बार जरा नजर डाल देते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य में आखिरकार सरकार का चेहरा जो बनता है ना, वो एक पर्टिकुलर विभाग है, कुछ विभाग है, वो कौन चलाता है, किस तरीके से चलाता है, उसके आधार पर बनते हैं। और ये 4-5 विभाग ही इस तरीके से होते हैं। जरा एक बार देख लेते हैं कि बीजेपी के पास कौन से विभाग आ गए। पहला है गृह विभाग, एक बड़ा विभाग है, क्योंकि सुशासन की बात होगी, अपराध की बात होगी, तो गृह विभाग की बात होगी। और अगर गृह विभाग ठीक से चलेगा तो राज्य का नाम भी बढ़ सकता है, तो हो जाएगा बीजेपी के पास। राजस्व विभाग, सबसे ज्यादा अगर पैसा आप इकट्ठा करते हैं तो इसी विभाग से की जाती है। सीधे लोगों के साथ में आपका संपर्क होता है, आपकी योजनाएं उन पर भारी पड़ती है। भूमि सुधार, खनन, नगर विकास, आज की स्थिति में अर्बन डेवलपमेंट, नगर विकास, यह भी किसी भी राज्य के लिए बड़ा विभाग माना जाता है। कृषि, समाज कल्याण, उद्योग, और बिहार जैसे राज्य में ओबीसी और ईबीसी कल्याण जैसे विभाग भी बीजेपी ने अपने पास रखे हुए हैं। राजीव रंजन जी, चेहरा बनने की कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं बीजेपी पूरे प्रशासन का, यह भी बात हो रही है। देखिए, आपने भी राज्य को बड़े करीब से देखा हुआ है, राज्य कैसे चलता है वो आप भी जानते हैं। प्रेम शुक्ला जी ने जो बातें कही, मुख्यमंत्री का ये विशेषाधिकार है, मंत्री परिषद में किन लोगों को कौन सी जवाबदेही दी जाए, इससे किसी भी समझदार व्यक्ति का इनकार तो नहीं होना चाहिए, पहली बात। और जिन विभागों का जिक्र आपने किया, आप पूर्व में जो एनडीए के अंदर मंत्री परिषद में विभागों का वितरण है उसको देख लीजिए।
बदलाव गृह मंत्रालय का है। बदले में हम लोगों को कॉमर्शियल टैक्सेज और फाइनेंस जैसे दो अहम विभाग मिले हैं और बिहार 1 लाख करोड़ रुपए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने का संकल्प हमने लिया है। हम लोगों ने 1 करोड़ रोजगार, जिसमें सरकारी नौकरियां भी शामिल हैं, कैबिनेट की मंजूरी के जरिए उसको सुनिश्चित करने का जिम्मा लिया। और बिहार में एक विराट औद्योगिकरण को लेकर जो वित्त विभाग या कॉमर्शियल टैक्सेज, इससे कि स्टेट एक्सचेकर को जो आंतरिक संसाधनों का एक बड़ा जरिया हम मानते हैं कि कॉमर्शियल टैक्सेज है, तो कहीं कोई तस्वीर में बदलाव नहीं है। ये पूरी परिस्थिति वही है जो मंत्रिमंडल के अंदर विभागों का वितरण पूर्व में होता था। गृह हम लोगों ने सम्राट जी को दिया और बदले में फाइनेंस, कॉमर्शियल टैक्सेस हम लोगों ने ली। बाकी सब कुछ उनके पास पहले भी होता था, इस बार भी। अब एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, देखिए इस चुनाव के 4 महीने या 6 महीने आप कह सकते हैं, पूरे 6 महीने हम लोग लगातार, जो अब पैनल में आशुतोष जी भी हैं, आरजेडी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, सबने मान लिया था कि नीतीश कुमार जी न तो एनडीए को बहुमत मिलने जा रहा है, ये भी ऑन रिकॉर्ड सबने कहा, और न नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। बाद के दिनों में जब इन्हें यह एहसास होने लगा था कि अब बाजी पलटती दिख रही है, तब इन्होंने कहना शुरू किया कि नहीं नहीं, सरकार बन भी जाएगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बने। इन सभी आशंकाओं का निराकरण तो हो गया। आगे ये जो बातें कही जा रही है उनका भी निराकरण हो जाए। ये एक नैसर्गिक और स्वाभाविक गठबंधन है और मैं समझता हूं इससे सीख लेनी चाहिए आरजेडी या कांग्रेस जैसी पार्टियों को कि कैसे गठबंधन चलाया जाता है। इस बार भी गठबंधन में हमसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इसीलिए तो आश्चर्य होता है ना राजीव रंजन जी। नहीं, आपको हैरानी होती होगी, हमें हैरानी नहीं है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं ना, आपके कई, देखिए 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी के पास ज्यादा सीटें थी। 2020 में तो बीजेपी के पास करीब करीब दुगनी ज्यादा सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री भी बने नीतीश जी और उसके साथ साथ गृह विभाग भी अपने पास रख पाए। अभी की स्थिति वैसी नहीं है ना, आप में सिर्फ 4 सीटों का फासला है। आपका भी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा है राजीव रंजन जी, कम मत आकिए अपने आप को, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है बीजेपी होते हुए भी। उम्दा पत्रकारों में आप हैं और आप काफी बारीकी से नजर रखते हैं किसी स्टेट पर। मैं आपको इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार में दाल नहीं गलने जा रही और ये विश्लेषकों के लिए भी एक मुश्किल चुनौती है। ठीक है, बिहार के लिए जो शोध का तरीका है इन्हें बदलना होगा, पूर्वाग्रह से मुक्त होना होगा, इसलिए कि नीतीश कुमार जी एक विजनरी लीडर है। उन्होंने बिहार का कायाकल्प किया, तो ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है। आशुतोष जी इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उन्हें उस पर बात करनी है। आशुतोष जी आपके पास मुझे आना है, आप पहले से ही स्माइल कर रहे हैं। वो देखिए राजीव रंजन जी ने जैसे ही आशुतोष जी का नाम लिया, केवल 30 सेकंड में, हाँ चलिए 20 सेकंड जल्दी से, करुणा सागर जी भी इंतजार करेंगे, चलिए जल्दी नहीं ठीक है, इंतजार करना भी चाहिए। अब उनकी बारी बहुत लंबे समय के बाद बिहार में आएगी नहीं आएगी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतनी बात तय है हम अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में देश के 10 जो सबसे विकसित राज्य हैं उनकी पंक्ति में शुमार हो बिहार, ये संकल्प है नीतीश कुमार जी का। ये छोटे छोटे मसलों में मत उलझाइए। आज भी जंगल राज और सुशासन का फर्क जो है नहीं, वो जनता जानती है और बिल्कुल, और इसीलिए अब सवाल यह भी उठेगा कि अब सुशासन की बारी आएगी या योगी मॉडल की बारी आएगी, क्योंकि गृह विभाग अब बीजेपी के पास जा चुका है, तो वो भी सवाल आएगा कभी ना कभी इसको लेकर। करुणा सागर जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद आशुतोष जी बात करेंगे। साहिल जी, सबसे पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे सखा प्रवक्ताओं को सबको नमस्कार। देखिए, आज बिहार में चर्चा ये है कि ताज नीतीश का और राज बीजेपी भाजपा का, और स्थिति यही है। हमने तमिलनाडु में 28 साल बिताया है, कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने अपना गृह विभाग किसी को नहीं दिया। करुणानिधि मुख्यमंत्री थे और एमके स्टालिन डिप्टी सीएम थे, लेकिन उस समय भी करुणानिधि ने गृह विभाग एमके स्टालिन को नहीं दिया था। और जो नीतीश कुमार जी के बारे में जो जिस तरह की प्रचार की जाती है कि उन्होंने कानून व्यवस्था को
बहुत अच्छा बनाया। बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कहा, शायद कानून व्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत थी, इसलिए गृह विभाग सम्राट चौधरी को दिया गया है। और गृह विभाग आप जानते हैं कि उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसमें पुलिस होता है और विजिलेंस होता है। तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट प्रशासन पर पकड़ रखने के लिए जिस विभाग को में ताकत होती है वो गृह विभाग होती है, और इसीलिए हम सभी मुख्यमंत्री गृह विभाग अपने पास रखना चाहते हैं। और गृह विभाग दिया भी गया तो किसको, कि जिस आदमी ने अपने उम्र को कई बार बदला, जिस आदमी ने अपने नाम को कई बार बदला, जिस आदमी ने अपने डिग्री को कई बार बदला, जो आदमी मर्डर केस का अभियुक्त रह चुका है, और जिस आदमी पर की कोई विश्वसनीयता नहीं है इस समय बिहार में, और वैसे आदमी को गृह विभाग देकर ये जो एनडीए की सरकार है वो जनता को क्या संदेश देना चाहती है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा कि नहीं आपने? आज फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिहार के भीतर देखा कि नहीं, हाफ एनकाउंटर वाला? देखिए पूरा मॉडल बदल जाएगा धीरे धीरे, ये बात तो यहां पर साफ नजर आ रही है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती रही महाराष्ट्र के भीतर कि गृह विभाग हमने एनसीपी के पास छोड़ दिया, मुख्यमंत्री के पास रहता तो हमारी सत्ता वहां पर कायम रहती। आपको याद होगा इस बात को लेकर। साहिल जी, मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूं और एक जिम्मेवार पुलिस अधिकारी होने के नाते एनकाउंटर कोई पॉलिसी नहीं होती है। अगर इनको हिम्मत है तो ये बोल दें कि हमारी एनकाउंटर पॉलिसी है और हम सारे क्रिमिनल्स का एनकाउंटर करेंगे। आपने देखा होगा एनकाउंटर का जो एफआईआर लिखा जाता है उसमें ये नहीं लिखा जाता है कि पुलिस ने गोली मारी, उसमें ये लिखा जाता है कि पुलिस ने मजबूरी में आत्मरक्षा में गोली चलाई। क्योंकि जो पहला ही दिन है, अगले 5 साल है, 5 साल में बुलडोजर शासन होता है, एनकाउंटर शासन होता है, वो सारी चर्चाएं होती रहेगी। सुबोध जी, आता हूं आपके पास। आशुतोष कब से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अब राजीव रंजन जी ने उनका नाम ले ही लिया है। आशुतोष जी, आपका प्रेडिक्शन देखिए, पहला प्रेडिक्शन आपका गलत निकल गया, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। आप बार बार ये कह रहे थे कि देखिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन वो बन गए। अब आप गृह विभाग को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, राजीव रंजन जी हमारे मित्र हैं, तो मैं उनकी बात से काफी हद तक सहमत हूं, और मैं ये भी कहूंगा कि मेरा प्रेडिक्शन गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर गलती की है तो मैं गलती मानने के लिए भी तैयार हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, मैंने जो सवाल खड़ा किया था वो मैं 2 चीजों में बार बार बात कर रहा था। मैंने ये कहता था कि भाई भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये मैंने बार बार कहा। मैंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 साल तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना के रखा उनको, तो भारतीय जनता पार्टी भी तो कभी बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहेगी या नहीं बनाना चाहेगी। और चूंकि वो अपनी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का बियॉन्ड अ पॉइंट जो है उसका विस्तार नहीं हो रहा। और मुझे लगा कि ये आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का गठबंधन छोड़कर लालू यादव के साथ गए थे, उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सबसे अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब उसको अपने विस्तार के लिए 243 सीटों पे काम करने का मौका मिलेगा। अन्यथा वो 101 सीटों पर सिमट रह जाएगी और 142 सीटों के ऊपर उसका विस्तार नहीं हो पाएगा। उस संदर्भ में मैंने कहा, और जब भारतीय जनता पार्टी नई एकदम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और उसका परफॉर्मेंस ऐतिहासिक परफॉर्मेंस है, 90% के आसपास उसका स्ट्राइक रेट है, जेडीयू का भी स्ट्राइक रेट लगभग 88-85% के आसपास है, तो क्यों नहीं सबसे बड़ी पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए? ये एक राजनीतिक नैतिकता का भी प्रश्न है। लेकिन आशुतोष जी, इस बात को भी तो आपको एक मार्क देने पड़ेंगे ना कि उन्होंने उनका चेहरा प्रोजेक्ट किया था नीतीश कुमार का, तो उस तर्ज पर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनका चेहरा हमने प्रोजेक्ट किया, हम उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी तो एक पॉलिटिकल मोरालिटी हो गई ना कहीं ना कहीं। आपके प्रोग्राम पे सेकंड फेज के पोलिंग के 2 दिन पहले तक भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के नेता अमित शाह का वो बयान चल रहा था कि उन्होंने कहा था कि जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानमंडल दल बैठेगा, विधायक बैठेगा और अपना मुख्यमंत्री चुनेगा। जबकि 2020 का मुझे अच्छी तरीके से याद है, अमित शाह जी ने साफ तौर पर यह कहा था कि कोई वैकेंसी नहीं है, अभी वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, चुनाव बाद भी वही मुख्यमंत्री होंगे, फुल स्टॉप। ये बात 2025 के विधानसभा चुनाव के बारे में नहीं कह रहे थे, लेकिन एक दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान जो वहां के इंचार्ज है, उन्होंने कहा कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा ही और वही मुख्यमंत्री, वैकेंसी नहीं है।
नहीं, वैकेंसी की बात तो अमित शाह जी ने भी कही, 25 तो अमित शाह जी ने भी कही थी। लेकिन जरा जल्दी से इस बारे में बता दीजिए ना, मैंने कुछ विभाग पढ़ के बताया, आप ये गृह विभाग के ट्रांसफर को कैसे देखते हैं? कांग्रेस कह रही है कि नाम नीतीश का, ताज नीतीश का और राज बीजेपी का, ये सब जो बातें कही जा रही है उसको लेकर, वो भी जरा देख लीजिए ना, आपने भी देखा हुआ है ये सारी चीजें। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स को जो लोग समझते हैं और जो लोग राजनीति को जानते हैं वो इस बात अच्छी तरीके से समझते हैं, गृह मंत्रालय अगर मुख्यमंत्री के पास नहीं है तो मुख्यमंत्री की ताकत कम होती है। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन डायरेक्टली ये सम्राट चौधरी को यानी भारतीय जनता पार्टी को रिपोर्ट करेगा। और ये बात बिल्कुल सच है, राजनीति के अंदर कोई भी आदमी, कोई भी मुख्यमंत्री या तो वो गृह मंत्रालय अपने पास रखता है या अपने सबसे करीबी, सबसे विश्वास पात्र को अपने पास रखता है। राजनीति में कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। राजीव रंजन जी कहते कि नहीं सब भरोसा है दूसरे पर, कहने वाली बात। आशुतोष, अब देखिए ये सवाल है उनका जो स्पेसिफिक आप इंतजार कर रहे थे, देखिए उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने क्या कहा उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि फैसला सोच समझ करके लिया गया। जो वित्तीय चुनौतियां राज्य के समक्ष, एक बड़े रोड मैप पर हमें काम करना है। जिम्मेदारियों का सम्मानजनक वितरण एक राजनेता के संकल्पों को लक्ष्य तक पहुंचाने में काफी सहायक, और नीतीश कुमार जी ने बराबर समय के हिसाब से फैसले लिए हैं। वित्त मंत्रालय बेहद अहम था। वित्त मंत्रालय के जरिए जो राज्य के समक्ष जो एक लंबी राह है, हम लोगों को कुछ बड़े फैसले लेने हैं, और नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव तो है नहीं, देखिए ना वो राहुल गांधी हैं। देखिए उन्होंने जब भी जो कहा है, साहिल जी मैं जरूरी बात कह रहा हूं, उसे पूरा किया है। तो उन्हें 1 करोड़ रोजगार इसको मुहैया कराने के लिए औद्योगिकरण, मेगा स्किलिंग सेंटर, बिहार में कैसे रोजगार बढ़े, इन सब के लिए हमें वित्त विभाग की भूमिका को समझना होगा। दूसरी तरफ मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा कि सामान्य प्रशासन, करुणा सागर जी के लिए भी अब चूंकि वो डीजीपी रहे तमिलनाडु में, लेकिन उन्होंने कहा सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग ठीक है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास है, जिससे सारे बड़े अधिकारियों के स्थानांतरण, पदस्थापन का जो कार्य है वो होगा। दोनों के बीच बेहतर समन्वय होता है। लेकिन और सम्राट जी के साथ जो नीतीश कुमार जी ने जो काम किया पिछले दिनों, इससे बेहतर कोई गठबंधन राजनीति का उदाहरण नहीं होगा। आपको कभी भी कोई खटास नहीं दिखी। नहीं, वो बात ठीक है, हमने काम किया। अभी हम जरा भविष्य की बात कर ले। फर्क नहीं होता। नहीं, अभी भविष्य की भी बात कर ले। देखिए नीतीश, आशुतोष जी वही सवाल लेकर मुझे आपके पास आना है, भविष्य की बात कर लेते। देखिए 20 साल में नीतीश कुमार की जो छवि बनी, वो छवि बनने में सबसे बड़ा, मतलब आप जब भी यहां पर आकर बात करते थे आप कहते कि देखिए सड़कें बना ली। आज की तारीख में पीडब्ल्यूडी, पथ निर्माण बीजेपी के पास में। आपने कहा कि किस तरीके से बिहार की जीडीपी बढ़ाने में मदद रही, और एक जो बेस पॉइंट नीचे चला गया था उसको हम ऊपर लेकर आ गए। तो वो उसके संदर्भ में अगर हम देखें तो राजस्व विभाग भारतीय जनता पार्टी के पास, आमदनी के बारे में सुशासन बनाया, किसी भी तरीके से यहां पर इस तरीके की घटनाएं नहीं हुई, दंगे कम हो गए या बाकी सारी बातें, गृह विभाग बीजेपी के पास में। और सबसे बड़ी बात, ओबीसी और ईबीसी कल्याण विभाग भी बीजेपी के पास में। तो जब भी कभी आपको अगली चुनाव के समय पे आप अपना प्रगति पुस्तक लेकर जाएंगे और कहेंगे कि देखिए हमने ये सब किया है, ये हम कर दिखाए, लेकिन उसमें सारे विभाग तो बीजेपी के पास देखेंगे, ये भी बात कहीं ना कहीं निकल कर आ जाएगी। आशुतोष, क्या इस तरीके से भी इसको रीड किया जा सकेगा? देखिए राजीव जी ने एक बात कही, और अगर ऐसा होता है तो मैं निश्चित तौर पर नीतीश सरकार को बधाई दूंगा उस बारे में। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य है अगले 5 साल के अंदर बिहार को 10 सबसे विकसित राज्यों के अंदर लाना। देखिए ये बहुत टॉल ऑर्डर है, अगर हो जाए तो निश्चित तौर पर नीतीश जी का नाम इतिहास में दर्ज रहेगा बहुत स्वर्णाक्षरों में जी। लेकिन पिछले 20 सालों में आप आखिरी पायदान से एक पायदान भी ऊपर नहीं ला पाए बिहार को। चाहे पर कैपिटा इनकम का सवाल हो, चाहे गरीबी का प्रश्न हो, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का प्रश्न हो, सब चीजों में जो 20 साल में अगर आप उत्तर प्रदेश को ही पिछाड़ देते, मैं मान लेता ना आपकी बात, आप एक पायदान पर कैपिटा इनकम में ऊपर नहीं आए, आप गरीबी हटाओ में एक पायदान ऊपर नहीं आ पाए, आप रोजगार क्रिएशन में एक पायदान ऊपर नहीं आ पाए, जो सोशल हेल्थ इंडेक्स है उसमें आप ऊपर नहीं आ पाए। अब आप कह रहे हैं कि 10 साल में, आप 5 साल में कर देंगे, बहुत अच्छा है,
लेकिन मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान के पास किसी के पास ये मैजिक वैंड है कि वो घुमाएगा और अचानक बिहार हिंदुस्तान के 10 सबसे प्रगतिशील ये बात तो ठीक है, भारत जैसे देश में और भारत जैसे देश के किसी भी राज्य में इस तरीके से किसी के पास जादुई छड़ी तो है नहीं जिसके वजह से उसका दे सके। राजीव रंजन जी आपके पास आता हूं, लेकिन सुबोध मेहता कुछ कहना चाहते हैं। सुबोध जी जल्दी से। देखिए साहिल जी, ये सरकार कंटिन्यूएशन में है। जैसा कि अभी आशुतोष जी ने बताया कि 20 सालों में सबसे निचले पायदान पे हर नीति आयोग के पैरामीटर्स में है। नीतीश कुमार जी ने लगातार कहा है कि 2000 में बिहार और झारखंड अलग हुआ था, हमारे 65% टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और रॉ मटेरियल सब उधर चले गए थे। स्पेशल स्टेटस की बात लगातार नीतीश जी ने कही है। क्या नीतीश जी राजीव रंजन जी से पूछिए कि आज तो इनके पास फाइनेंस भी चला गया, क्या स्पेशल स्टेटस बिहार को मिलेगा? पहली बात। दूसरी बात ये कि जो जाति गणना हुआ था जिसमें 75% आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, जिसके तहत 5.5 लाख नौकरी दी गई बिहार में जब हम इनके साथ थे, तो क्या ये 9th शेड्यूल में आएगा जब आप इतनी अच्छी सरकार चला रहे हैं दोनों मिलकर? जो बात आपने कहा कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में होगा, 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है इंडस्ट्री में होगा, 10 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, 1 करोड़ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, नौकरी देंगे, 1 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। इन सब बातों को लेकर क्या आपके पास कोई रोड मैप है? नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार ये कह रही है कि डबल इंजन है, हम एक कंस्ट्रक्टिव ओपोजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं राजीव जी ये कह रहा हूँ कि संवाद और संघर्ष के माध्यम से जो वादा आपने बिहार के जनमानस के साथ किया है उसको उतारना पड़ेगा, और स्पेशल स्टेटस और पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बात है उसको आपको करना पड़ेगा, तब नीति चुनौतियां बहुत है। राजीव रंजन जी देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं किसी ऐसे देश से तुलना करने की प्रासंगिकता नहीं समझता हूँ, फिर भी सोमालिया, इथियोपिया या इस तरह के जो देश जो वैश्विक जो तालिका है उसमें पिछड़ेपन के मानक जो समझे जाते हैं, जिस तरह से वो पीछे हैं, उनको रातों रात आप कहेंगे कि वो रशिया हो जाए, अमेरिका हो जाए। बात रातों रात की है ही नहीं सर। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, 20 साल हो चुके हैं आपके, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी ने क्या किया? हर घर बिजली। आज बिहार में बिजली हर घर पहुंची, आज सड़कें चमचमा रही। आज बिहार में 50 लाख रोजगार 5 वर्षों में देश में कहीं नहीं मिला। ये नीतीश कुमार जी ने करके दिखाया। विकसित राज्य बनने की जो जमीन है, 14% का ग्रोथ रेट हमारा, और पिछले 16 अवसरों पर जमीन तो तैयार की है, डिजिट में ग्रोथ रेट एक छोटा पुश हो चुका। अब वित्त मंत्री है, अब जीएसटी काउंसिल के मीटिंग में बैठेंगे, नीति आयोग के मीटिंग में बैठेंगे, स्पेशल स्टेटस की बात दोबारा निकाल सकते हैं, उस पर बातचीत हो सकती है। 14 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी के 11 वर्षों के कार्यकाल में बिहार को मिले। मैं तो बराबर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कांग्रेस ने क्यों नहीं दे दिया? 6 दशक इस देश पर उनकी देना चाहिए था, मानता हूं देना चाहिए था, लेकिन अब तो ला आज सकते हैं, के लिए अब तो मैसिव मैंडेट मिला है। मैं समझता हूं बिहार को जो भी बिहार की जरूरतें, केंद्र ने एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का मतलब क्या है? टैक्स हॉलीडेज देना, ठीक है, कैरी ओवर कराना, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप अगर लगातार आप देखेंगे, पॉलिटिकल स्लोगन था सरकार की जो सहायता है वो बिहार को बदस्तूर जारी है, जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आज राजीव भाई ने। क्या पॉलिटिकल स्लोगन था ना स्पेशल स्टेटस, राजीव भैया? सुनिए, कम से कम हम लोग जंगल राज से तो आके निकल करके विमर्श तो हम लोगों ने बदला था ना। चलिए, चुनाव खत्म हो गया, चला गया है। नहीं, अब तो बुलडोजर राज होगा कि नहीं होगा ये भी पूछना पड़ेगा। जल्दी से आशुतोष, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि सवाल घूम फिर कर यहां पर आकर रुकता है कि क्या बीजेपी ने जिस तरीके से कुछ डिपार्टमेंट्स अपने पास लिए हैं, क्या बीजेपी के लिए फ्यूचर रोड मैप बनाने की कोशिश शुरू हो चुकी है? आशुतोष देखिए साहिल, कोई भी आदमी जो समझदार होगा वो ये नहीं कहेगा कि नीतीश कुमार के जमाने में बिहार में विकास नहीं हुआ। मैं जब IBN 7 में था 2010 में, मैंने मेरी लीडरशिप में नीतीश कुमार जी को बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया था, मेरी लीडरशिप में, मैं वहां पे था उस वक्त। लेकिन जो इकोनॉमिक डेटा होता है वो रिलेटिव डेटा होता है। अभी इन्होंने बिजली की बात की, पर कैपिटा पावर अवेलेबिलिटी नेशनल लेवल पे 1221 किलोवाट है, बिहार के अंदर सिर्फ 373, 1/4।
क्यों पिछड़ा है भाई? नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होना शुरू होगा तो पर कैपिटा भी बढ़ेगा। राजीव जी, मैं एक देखिए, अभी तो डोमेस्टिक कंजम्पशन जो भी है वो उसके जरिए ये एक बार मेरी बात सुन लीजिए, एक डेटा और सुन लीजिए। मैं एक डेटा, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा? जब कारखानों की संख्या बढ़ेगी, इंडस्ट्री आएगी। 2011 में बिहार में जो इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन था, संख्या का जो कंट्रीब्यूशन था अखिल भारतीय में, वो 1.4% था, 1.5% था। 2023-24 में 1.4% हो गया। और 3,429 थे जो घटके हो गए, 3,231 थे, थोड़ा सा बढ़ा 3,459। 15 सालों में ये आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का हाल है। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन भी बता दीजिए। मैं और पिछले 6 साल के अंदर बिहार के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिर्फ 1600 करोड़ आया है। आप कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे? आप नहीं, आप जो 2.5 लाख आप सेलेक्टिव नहीं हुई आशुतोष जी। सर, मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं, मैं सुन लीजिए ना, मैं एफडीआई की भी बात कर रहा हूं और जो बड़े औद्योगिक घराने हैं उन दोनों की दिलचस्पी की बात कह रहा हूं। बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आ चुके हैं और हमारे यहाँ SIPB जो है, जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड है, वो उस पर काम कर रहा है। पिछले दिनों 42,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्रीज बिहार में लगी और लगातार, चाहे वो लेदर हो, जो टेक्सटाइल का मामला हो, फूड प्रोसेसिंग के जरिए कई तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। इथेनॉल का जाल बिछा है बिहार में। आप बिहार को सीमेंट की फैक्ट्रीज लग रही है, लगातार बिहार में काम हो रहा है। जो असली चुनौती थी 2005 के बाद बिहार में उद्यमी आए, इसके लिए सड़कों की जरूरत थी, बिजली की जरूरत थी और लॉ एंड ऑर्डर की कानून व्यवस्था की जरूरत थी और वो सब हमने दे दिया। ठीक है। और अब जमीन तैयार है। साहिल जी, बिहार का कंट्रीब्यूशन 2000 से जो 4% था नेशनल जीडीपी में, आज कम होके 2.8% हो गया है। ये बिहार का कंट्रीब्यूशन है, जिसको अभी राजीव भाई बता नहीं रहे हैं। बिहार नीचे गया है। लेकिन जल्दी से आशुतोष, मैंने जो ओरिजिनल सवाल पूछा था, बीजेपी ने अपना फ्यूचर रोड मैप तय कर लिया है जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन आज देख रहे हैं आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर अपनी सरकार बनानी है अपने बल पे। ये जो 2025 से लेकर 2030 का अंतराल है, ये उसका रोड मैप है। इसी रास्ते से होकर ही भारतीय जनता पार्टी बनाएगी और गृह मंत्रालय अपने पास रखना उसकी पहली सीढ़ी है। पहली सीढ़ी चढ़ ली आपने प्रेम शुक्ला जी, पहले पायदान पर पहुंच गए आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ हमेशा जो है बेहतरीन तालमेल करके बेहतर सरकार चलाती है। अब कुछ लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी से अधिक जानते हैं। उनको जो है एक भी उनका भविष्यवाणी जो है 2014 से 2025 तक सही नहीं होती, लेकिन वो भविष्यवाणी पर भविष्यवाणी देते हैं, तो भविष्यवाणियां देते रहें। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार हुआ है। ऐसे राज्य जहां कल्पना नहीं की जा सकती, त्रिपुरा, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बात तो ठीक है, वहां भारतीय जनता किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि बिहार के भीतर बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बनेगी। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज की स्थिति में बीजेपी बिहार के भीतर नंबर 1 की पार्टी है, ये मानना ही पड़ेगा। क्यों नहीं करते? पिछली बार भी हम नंबर 2 थे। हाँ, नहीं, मैं पूरे नंबर 1 की पार्टी, मैंने कहा ना नंबर 1 की पार्टी, जो बिल्कुल जिसकी कल्पकता समाप्त हो गई होगी। देखिए, पिछली बार हम नंबर 2 पे थे, तो नंबर 2 से नंबर 1 पर जाना ये कल्पना के बाह्य नहीं है। ये जिसकी कल्पकता पूरी शून्य होगी वही ये कल्पना नहीं करेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो ये कल्पना कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहर्निश परिश्रम करके न स्वयं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के, बट ये फ्यूचर रोड मैप तैयार हो गया ना, अभी के लिए काम करते हैं। गृह प्रवेश हो चुका है, हमने देखा है, गृह प्रवेश हो चुका है। साहिल, देखिए, गृह प्रवेश पहले से ही था, वो गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी की गृह प्रवेश तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का था। साहिल, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का शुभचिंतक हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि 2030 या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने बल पे सरकार बनाए, उसको किसी का पिछलग्गू बनने की जरूरत ना पड़े। इस पर भी अगर आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। करुणा सागर जी जल्दी से, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आखिर में बोलेंगे। साहिल जी, मैं जरा विकास की जो चर्चा अभी हो रही थी, तो इस तरह से जेडीयू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे 20 साल के बाद ये पहली बार सरकार में आए हैं। 20 साल तक विपक्ष में थे।
इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और इनके गृह मंत्री बोलते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर लैंड अवेलेबल नहीं है। जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि 14 लाख करोड़ आए हैं और इन्होंने ये भूल गए थे कि 3.5 लाख करोड़ रुपए इन्होंने खर्च नहीं किए और इन्होंने वापस कर दिया। ठीक है। इस राज्य में एक आईटी पार्क नहीं है, एक एसीजेड नहीं है, एक टेक्सटाइल पार्क नहीं है, 15 साल के बाद नहीं है, एक ग्रीन बीजेपी के पास गृह विभाग 20 साल के बाद गृह विभाग, 20 साल के बाद उद्योग विभाग, राजस्व विभाग, भूमि सुधार, नगर विकास सभी अभी आपके हाथ में है प्रेम शुक्ला जी। इसलिए बिहार का बेहतरीन विकास होगा। अब ये तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार रहती है और जेल से आतंकवादी जो है लग्जरी का ये करते हैं और मोबाइल फोन पे बात करते हैं, तो कर्नाटक जैसा कुशासन थोड़े चलाएंगे, बल्कि जो है बिहार में सुशासन की संस्थापना, बिहार का विकास संसाधन संस्थापना में हमने सफलता प्राप्त कर ली है। अब ये पुलिस अधिकारी हैं पूर्व, इनको बेशर्मी से ये कह रहे हैं भाई कर्नाटक में जिस तरह से आतंकवादियों को आप सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, तो अभी ये बता रहे हैं कि आप कैसे जरा जल्दी से ये भी बता दीजिएगा कर्नाटक जैसे राज्य को भी बिहार में अब सुशासन का मॉडल ये योगी आदित्यनाथ के तर्ज पर होगा क्या? अब बिहार के भीतर सुशासन का मॉडल बुलडोजर का मॉडल होगा या इनकाउंटर का मॉडल होगा? क्या उस तरह कोई मॉडल भी तो चेंज होगा ना, क्योंकि आपके पास अभी आ चुका है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो हमने देख लिया। अब वो भारतीय जनता पार्टी के विविध राज्य जो हैं आदरणीय मोदी जी के मॉडल को स्वीकारते हैं। चलिए, मोदी जी के मॉडल में मोदीत्व में सब शामिल है। चलिए, और इसी तरीके से अब बिहार के भीतर बीजेपी का गृह प्रवेश हो चुका है, यानी गृह विभाग बीजेपी के पास आ चुका है। अब आगे के 5 साल सरकार पर किसकी छवि हावी होती है उस पर भी नजर बनाए रखें। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल